वेलकम एंड जय हिंद स्टूडेंट्स टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी। जैसा कि आप लोग आईसीएसई के हैं और आपका पेपर आने वाला है 23 मार्च को, तो हम आज उसी के लिए प्रिपेयर करने आए हैं। हम लोग यहाँ पर स्पेसिमेन पेपर देखेंगे, हम लोग सिलेबस को गो थ्रू करेंगे अच्छे से और फिर हम लोग कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग को देखेंगे जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। अब मैं कुछ पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए, आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो कि कंप्यूटर सिलेबस को एक बहुत ही आसान चीज़ मान रहे होंगे या बहुत डिफिकल्ट मान रहे होंगे। दोनों में से कुछ भी नहीं है, आपको बस अपना कंसेप्ट लेके प्रोग्रामिंग करने या फिर थ्योरी में जाना है जिससे कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। देखिए, अगर आपने आज तक कंप्यूटर को बहुत हल्के में लिया, उसको पढ़ा नहीं, तब भी आप डिसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ ध्यान देंगे, जिस बच्चे ने पढ़ा है वो भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता है और जो बच्चा फुल लाना चाहता है वो भी आज की क्लास के बाद फुल ला सकता है। तो हम लोग सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं उसके लिए कहना चाहता हूं आप अभी कुछ देर के लिए प्रोग्रामिंग को साइड में रख दीजिए और सिर्फ कंसंट्रेट करिए अपने 40 मार्क्स के थ्योरी पेपर को। अगर हम थ्योरी पेपर को देखेंगे तो हम पहले देख सकते हैं, जैसे कि हम यहां पे चालू करेंगे देखना, हम लोग देखेंगे कि हम लोग को 2 घंटे मिलते हैं। ये 2 घंटे आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 2 घंटे में आप नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है। एट द लास्ट आपके पास 15 मिनट्स बचेंगे अगर आप अच्छे से पेपर लिखते हो और ज्यादा डिले नहीं करते सोचने में। आपको पहले के ये 15 मिनट एकदम गो थ्रू करना है अच्छे से अपने पेपर को। आपको ये नहीं देखना कि आपको क्या नहीं आता है, बल्कि आपको इस पे कंसंट्रेट ज्यादा करना है कि आपको क्या चीज अच्छे से आती है। ठीक है, जो चीज नहीं आती आपको अच्छे से, आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे पूरा पेपर, अपने सारी शीट को देख लेंगे, जो चीजें आपको अच्छे से आती है, जिसमें आपका 1 सेकंड नहीं वेस्ट होना, उसको आप टिक कर लेंगे। जो चीजें जिन चीजों को आपको देखने में दिक्कत हो रही है या फिर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, उनको आप एक सर्कल कर लेंगे, जिससे कि आप जब वो क्वेश्चन पेपर के साथ अपना आंसर लिख रहे होंगे तो आपको आसानी होगी ये जस्टिफाई करने में कि क्या वो आप कर पाएंगे इस टाइम पे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। ये 2 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड 4 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी। 2 सेक्शन में पेपर डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए अगर हम लोग देखते हैं तो सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज हैं 20 मार्क्स के, 1 मार्क ईच। सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के रहेंगे, 20 आपको एमसीक्यूज देने रहेंगे। और उसके बाद आपको डेफिनेशन के और कुछ ऐसे सिंपल एक या तो 1 लाइन के या तो 2 लाइन के आपको स्टेटमेंट ड्रिवन आपको करने रहेंगे आंसर अपने कॉपी में। ठीक है, अगर हम लोग सेक्शन बी को देखें, सेक्शन ए में आपको कोई भी चॉइसेस नहीं मिलती, आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे। हालांकि अगर सेक्शन बी को हम लोग देखें, सेक्शन बी को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो यहां पे आपको एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन करने होते हैं। 4 क्वेश्चंस करने होते हैं और कितने दिए होते हैं हम लोगों को? 1, ओके, 2, ओके, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे यहां पे काफी ज्यादा चांसेस होते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि 6 हैं, 6 हम लोग को दिए हुए हैं और उसमें हम लोग को सिर्फ 4 करने हैं। यानी कि अपने मन मुताबिक हम लोग अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी 4 जिसमें हमारा सबसे बढ़िया कंसेप्ट क्लियर है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के लिए यूज करेंगे। ठीक है, द आंसर इन दिस क्वेश्चन should consist of the programs in their BlueJ environment or any program environment with the Java as the base। देखिए, आईसीएससी क्या बोलता है? आईसीएससी बोलता है कि आपको जब प्रोग्राम लिखेंगे जावा का तो उसमें BlueJ होना चाहिए। तो कुछ चीजें BlueJ की होती है, पर वो ज्यादातर जब आप प्रैक्टिकल प्रोग्राम में जाते हैं तब आपके काम की होती है। यहां पे छोटे मोटे कंसेप्ट होंगे, लेकिन जब हम उसको प्रोग्रामिंग में डील करेंगे तब मैं आपको उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करूंगा छोटी मोटी बेसिक की, और जब प्रोग्राम हम लोग अच्छे से देखेंगे तो हम लोग बाद में उसको अच्छे से पूरा मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तब भी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आईसीएससी का एक क्राइटेरिया होता है मार्क्स देने का, जिसके बाद आप, अगर ये 60 मार्क्स से क्वेश्चन है सेक्शन बी में, अगर आपको प्रोग्रामिंग 0 आती है, नल, तब भी आप 15 to 20 मार्क्स, और अगर डिसेंट प्रोग्रामिंग आपको आती है तो आप उसमें 40 to 45 मार्क्स ले आ सकते हैं। और जिनको आती है उनका पूरा कंसेप्ट मैं क्लियर करके जाऊंगा आज। ठीक है, ईच प्रोग्राम शुड बी रिटन यूजिंग वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी होता है। आपको एक टेबल बनानी होगी, उसमें जितने भी वेरिएबल आपने यूज किए हैं, क्यों यूज किए, ये सब बताना होगा। निमोनिक कोड्स सो द लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम इज क्लियरली डिपिक्टेड। देखिए, निमोनिक्स जब आप यूज करते हैं, देखिए आपके प्रोग्राम का बेसिक मतलब क्या होता है। जब आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसका बेसिक मतलब क्या होना चाहिए? जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उसका एक आंसर, एक आउटपुट आना चाहिए एक फ्लो के साथ। ठीक है,
अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करिए यहां पे दिया हुआ है डिफाइन अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में डील करेंगे अच्छे से, मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं, ठीक है। पहले हम लोग यहां पर लेते हैं फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब देखिए यहां पे आईसीएससी बोलता है कि फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिदम मत बनाइए आप, लेकिन ये आपके इंप्रूवमेंट की आपसे कोई गलती ना हो और आप कोई मिस्टेक ना करें ऐसी जो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सके, जिससे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्लो चार्ट। मतलब फ्लो चार्ट को तो मैं इतना रिकमेंड नहीं करता, पर एल्गोरिदम बहुत बेसिक कंसेप्ट है जो आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। देखिए एल्गोरिदम होता है जिसको हम लोग कहते हैं सूडो लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। सूडो लैंग्वेज ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है? अगर मैं आपको कहूं कि आपके छत से आपको आपके नीचे तक जाना है जहां पे आपका मेन गेट है घर का, तो आप बोलेंगे कि आपके पास अगर किसी ऐसे एक डम इंसान को, एक सूडो इंसान को समझाना है जिसको कुछ नहीं पता आपका घर का रास्ता कहाँ है, कैसे उतरते हैं, सीढ़ी उतरते हैं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे कि आप पहले मेरे छत से सीढ़ी की तरफ जाएंगे, सीढ़ी से आप लेफ्ट मुड़ेंगे और नीचे जाएंगे, उतरते जाएंगे, फिर उसके बाद आपको एक गैलरी मिलेगी, आपको गैलरी से सीधा होकर जाना है, एक गेट खोलना है, फिर आप गैलरी से बाहर निकलेंगे एंड देन आप मेन गेट की तरफ पहुंच जाएंगे। मेन गेट से अगर आपको बाहर जाना है, मेन गेट में ऐसे लॉक है, उसको खोलेंगे। दीज आर दी सूडो कोड्स। अब इन सूडो कोड्स में आप अपने मन मुताबिक चीजें लिखते हैं, पर वो एक क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें उसमें, वो एक क्राइटेरिया के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिदम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पर ये आपके लिए अच्छा होगा अगर आप लिखेंगे उसको। ये आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस है, ठीक है। तो हम एक बार सिलेबस के साथ जल्दी से गो थ्रू होते हैं, जिससे हमारा थ्योरी का कंसेप्ट एक अच्छे तरीके से बिल्डअप हो पाए। जिनको नहीं पता है थ्योरी कहां से आ रही है, क्या आ रही है, रिड्यूस सिलेबस है, तो उनको भी क्लियर हो जाए जल्दी से, ठीक है। तो हम लोग गो थ्रू करेंगे। पहले मैंने सारे जो भी मेन जो अच्छे से आपको करने हैं, जो कि देखिए थ्योरी 40 मार्क्स की आ रही है आपके, उसमें एमसीक्यू है, उसमें कहीं बहुत हद तक आपका प्रोग्रामिंग भी क्लियर हो जाएगा और आपका एक बेसिक बिल्डअप हो जाएगा। जब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी आप अपना आंसर लिखेंगे, तो उसमें आपका एक बेसिक बिल्डअप होगा। चीजें कनेक्टेड है सारी कंप्यूटर में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट लाइक मैथ्स, चीजें सारी कनेक्टेड है इसमें। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स उसमें आपको स्कोर करने हैं और इंटरनल असेसमेंट भी आपको दिया गया है, ठीक है। रिवीजन ऑफ क्लास 9 सिलेबस। देखिए जब आप क्लास 10th में आते हैं तो ये माना जाता है कि आपको क्लास 9 की कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग देखते हैं क्या, जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, आपकी पूरी जावा जो है वही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जिससे आप रियल समय पे चीजों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सपोज मैं अगर आपको कंपेयर करके बताऊं, तो अगर आपको कोई काम अगर एक कुत्ता है उसको भौंकना है, ठीक है, तो वो भौंकना फंक्शन हो गया, यानी मेथड हो गया उस प्रोग्राम का। अगर उसको एक सिमुलेशन में डालें प्रोग्राम, एक डॉग को, आप जीटीए खेलते होंगे तो उसमें अगर एक डॉग को डाला जाए, डॉग के कैरेक्टर को, तो वो क्या करेगा? उसका फंक्शन होगा बार्क करना, भौंकना। तो वो फंक्शन कर रहा है। अब उसके लिए कई सारी चीजें होंगी, जैसे वो ऑब्जेक्ट, तो वो जो डॉग है वो एक ऑब्जेक्ट है। और वो डॉग अगर वो किसी ब्रीड का है, सपोज करिए कि वो आप कह रहे हैं जर्मन शेपर्ड है, आप उसको डिपेक्ट किए हैं जीटीए में एक जर्मन शेपर्ड की तरह, तो वो एक ऑब्जेक्ट हो गया। और किसके अंडर में आ रहा है? क्लास डॉग के अंडर में आ रहा है, ठीक है। तो क्लास आपकी एक प्रोटोटाइप हो गई जिसके अंदर ऑब्जेक्ट आता है, जिसके थ्रू आप कोई फंक्शन करते हैं। तो ये आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए क्लास 9 से। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, बेसिक कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए। वैल्यूज एंड डेटा टाइप्स, वैल्यूज क्या होते हैं? कोई भी आप वैल्यू जो इनपुट करते हैं, वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और डेटा टाइप आपके इंटीजर, डबल, ये सब हो गए, ठीक है। प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ऑपरेटर्स इन जावा, प्लस माइनस, लॉजिकल कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, लेस देन, इक्वल टू। इनपुट इन जावा, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, कंडीशनल कंस्ट्रक्टर्स इन जावा, इटरेटिव कंस्ट्रक्टर्स इन जावा एंड नेस्टेड फॉर लूप्स। कई सारे लूप्स हैं, कई सारे प्रोग्रामिंग के हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, उसको हम लोग बाद में डील करेंगे। बट आपको ये बेसिक ओवरव्यू एक होना चाहिए। अगर आपको बेसिक ओवरव्यू नहीं है तो मैं इसके लिए आपको एक चीज बता दूं। आप अपनी क्लास 9 की अगर आपके पास बुक है अभी, तो उसमें सिर्फ आप एक काम करिए, उसमें आप जाके सारे जो नाम हैं वो सब अच्छे से पढ़ लीजिए, उनकी डेफिनेशन एक बार जल्दी से गो थ्रू हो जाइए, और जो चैप्टर के पीछे कुछ कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं उसके साथ जल्दी से गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। आज ये आपको आज ही करना है, जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी इसके तुरंत बाद आपको करना है। और ये जब आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके साथ एक एज अ मेंटोर तो नहीं, पर एक गाइड की तरह मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास स्पेसिमेन पेपर इस टाइम पे अवेलेबल हो तो उसको आप प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा स्पेसिमेन पेपर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास स्पेसिमेन पेपर है, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है या कुछ भी है तो उसको निकाल के रख लीजिए। इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मदद मिलेगी, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन। क्लास एज द बेसिस ऑफ, किस में बना रहे हैं हम लोग, क्या चीज बन रही है? सब
क्लास के अंदर आता है। जब आप लिखते हो, कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या बनाते हो? क्लास बनाते हो। क्लास क्या करता है? क्लास आपके कंप्यूटर को बताता है कि भाई यहाँ पे मेमोरी है, ऐसे कुछ चीजें होने वाली हैं, उसके लिए मैं मेमोरी इकट्ठा कर रहा हूं, और इस नाम, मेरे ये जो नाम है क्लास का, इसके अंडर में ये सारी काम होने वाले हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, इसके अंडर में ये जो चैप्टर है, इसके अंडर में क्या आता है? ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। ऑब्जेक्ट्स encapsulate state and behavior. Numerous examples: member variables, attributes of features, variables define state, member of methods, operations, methods, messages, methods define behavior. ठीक है, classes as abstraction for sets of objects, class as an object factory, primitive data types, composite data types. अब देखिए, आपको कई सारी चीजें यहाँ पे नोट करनी है जो आपकी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके सेक्शन ए में बहुत जल्दी पूछी जा सकती हैं, जिनकी चांसेस आने के बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड कंपोजिट डेटा टाइप्स, ये आपका बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। अगर आपको अपनी प्रोग्रामिंग या फिर जावा में कुछ भी करना है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। प्रिमिटिव जो एक वेल डिफाइंड वैल्यू कैरी करके चलते हैं, जैसे कि 4, अगर इंटीजर की हम लोग बात करें, इंट की हम लोग बात करें, तो वो 4 बाइट्स का ही होगा। आप चाहे मेरे पीसी में बनाएंगे, अपने पीसी में बनाएंगे, वो 4 बाइट्स का ही होगा। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं, जो कि एक कंपोजिट या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो वो कोई पहले से कंप्यूटर में डिफाइंड नहीं है। कई सारे कैरेक्टर को मर्ज कराया जाता है। जब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को मर्ज किया जाता है दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप से, कैरेक्टर से, तो एक स्ट्रिंग बनती है। अब स्ट्रिंग कितनी भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी आपको डेफिनेशन और इसके एग्जांपल्स अच्छे से आने चाहिए। वेरिएबल डिक्लेरेशंस ऑफ बोथ टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स एज इंस्टेंस ऑफ क्लास, कंसीडर रियल लाइफ एग्जांपल्स। देखिए, मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज मतलब सारी ही चीजें इसमें सिर्फ रियल वर्ल्ड बेस्ड है। ठीक है, रियल वर्ल्ड से ही आपको सीख कर सब करना है। यूजर डिफाइंड मेथड्स, देखिए अब आपका मेन चालू हो रहा है। यहां से आपका पूरा जो आप घुस रहे हैं प्रोग्रामिंग में, आप घुस रहे हैं डेफिनेशंस में, और आप घुस रहे हैं कंसेप्ट में जावा के। ओके, तो यहां से यूजर डिफाइंड मेथड्स ही फंक्शन है जिससे अगर आप सीखेंगे तो आप अपनी प्रोग्रामिंग भी सही कर पाएंगे और एक अच्छा आउटपुट दे पाएंगे अपने एग्जाम्स में। नीड ऑफ मेथड्स, सिंटैक्स ऑफ मेथड्स, फॉर्म्स ऑफ मेथड्स, मेथड डेफिनेशन, मेथड कॉलिंग, मेथड ओवरलोडिंग, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स। एक मिनट, देखिए यहां पे मेथड ओवरलोडिंग, डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स एंड मेथड कॉलिंग, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको प्रोग्राम दिया जाएगा तो उसमें हमेशा बोला जाएगा कि आप एक मेन फंक्शन बनाइए और उससे अपने दूसरे क्लासेस को और फंक्शंस को कॉल करिए। ठीक है, तो ये आपको आनी चाहिए। वेज टू डिफाइन अ मेथड, वेज टू इन्वोक द मेथड्स। अब कॉल बाय वैल्यू, ये कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, वैल्यू और रेफरेंस ये आपको बहुत जगह मिलेंगे। ठीक है, तो आप इसको बेसिक से ऐसे समझ सकते हैं कि आप वैल्यू, जब एक्चुअली यूजर जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू पे काम करेंगे तो उसको कॉल बाय वैल्यू कहेंगे या फिर पास बाय वैल्यू कहेंगे। और अगर कोई किसी के रेफरेंस के थ्रू, जैसे कि आप किसी फंक्शन में बार बार उसको इटरेट कर रहे हैं, यानी एक लूप चला रहे हैं, तो आप उस वैल्यू पे नहीं काम कर रहे हैं, आप उसके रेफरेंस पे काम कर रहे हैं। यानी कि आपको एक वैल्यू रेफर्ड है कि कहीं से, और आप ना डायरेक्टली उस वैल्यू पे काम करते हुए एक दूसरी सब वैल्यू पे काम कर रहे हैं, जो कि होल्ड तो सेम ही चीज कर रही है, लेकिन इससे आपकी जो यूजर डिफाइंड वैल्यू होगी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम लोग चलते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये आनी ही चाहिए इनकी डेफिनेशंस। Object creation, invoking the methods with respect to use of multiple methods with different names to implement modular programming। भाई अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको कुछ ऑब्जेक्ट आने चाहिए। ऑब्जेक्ट के जो सिंटेक्स हैं, आप ऑब्जेक्ट के जो कुछ पैकेज में कुछ चीजें होती हैं वो आपको आनी चाहिए, बेसिक चीजें। एक्चुअल पैरामीटर्स एंड फॉर्मल पैरामीटर्स, इसका डेफिनेशन, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी वर्किंग आपके लिए। डिक्लेरेशन ऑफ मेथड्स, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, भाई ये कह सकते हैं कि एक मूल मंत्र है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक, क्योंकि इससे आपके पास ज्यादातर, इससे आप क्लास 12th तक भी जाएंगे ना, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का, तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक यानी कि आप कहीं से भी उसको कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके क्लास में है कोई सपोज करिए एक वेरिएबल है स्टैटिक वेरिएबल, तो अगर वो आपने डिफाइन कर दिया अपने क्लास के अंडर में, तो आप उसको कहीं से भी कॉल करिए, वो कॉल हो जाएगा उस क्लास के अंदर। ठीक है, नॉन स्टैटिक का ये होता है, नॉन स्टैटिक नहीं होता। सी, स्टैटिक एंड फाइनल जो होते हैं, अगर आप उसको कहीं भी लगा देते हैं तो वो एक तरीके से फाइनल मतलब हो गया कि वो बदला नहीं जा सकता, और स्टैटिक का भी यही मतलब होता है, तो उसको आप कहीं भी कॉल कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में। नॉन स्टैटिक। प्रोटोटाइप सिग्नेचर, प्योर एंड इम्प्योर मेथड्स पास। देखिए यहां पे फिर मैंने क्या कहा था कि देखिए
वैल्यू और रेफरेंस के क्वेश्चंस, वैल्यू और रेफरेंस के क्वेश्चन आपसे आईसीएससी पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये बेसिस है आपके 11 12 की प्रोग्रामिंग के लिए और आप 10th में हैं। ठीक है, तो पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस, जैसा अभी हम लोग ने देखा था कि कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, यहां पे मेथड को जब कॉल इन्वोक करते हैं तो उसमें यूज होता है। ठीक है, और इसको जब भी हम लोग इनको देखेंगे तो ज्यादातर हम लोग क्या करेंगे ना, इनका एग्जाम्पल में ज्यादा ध्यान देने की ट्राई करेंगे, क्योंकि ये फिर हम लोग अपने प्रोग्रामिंग में भी इंप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि जब भी कोई ऐसा चीज पूछे जो आपकी प्रोग्रामिंग में आपकी मदद करेगा, तो उसको अच्छे से उसके एग्जाम्पल के साथ देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब यहां से कंस्ट्रक्टर चालू हो रहा है। कंस्ट्रक्टर आपका डेफिनेशन और एमसीक्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? देखिए, जब कोई मेथड क्लास का ही नाम ले, क्लास सेम एज क्लास नेम हो, पर वो उसका कोई रिटर्न टाइप ना हो। अब रिटर्न टाइप क्या होता है, मैं आपको रिटर्न टाइप बता देता हूं। रिटर्न टाइप, आपने कई बार अपना जब प्रोग्राम बना रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा void main, void main। जब आप अपना मेन क्लास बना रहे होंगे तो void main लिखा होगा, या फिर कुछ भी लिखा होगा void fun, ये आपके फंक्शन हो गए। अब यहां पे void का क्या मतलब होता है? void का मतलब होता है कुछ नहीं। स्पेस को जब आप सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं कि स्पेस में क्या है? स्पेस इज void, स्पेस में कुछ नहीं है, नल, वो खाली है। अब मैं यहाँ पे स्टार्स की बात नहीं कर रहा, स्टार्स को छोड़े अगर, तो वहां पे अगर आप ऐसे हाथ हिलाएंगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा आपको बहुत दूर दूर तक। ठीक है, तो void इसका यानी कि अगर आप इसमें पूरा प्रोग्राम लिख देते हैं, पूरे फंक्शन लिख देते हैं और उसमें सिर्फ SOPLN लिख के छोड़ देते हैं, उसमें आप कहीं भी अगर ये नहीं बोलते कि रिटर्न सच एंड सच, सपोज रिटर्न अगर आपका इंट है तो x, या फिर रिटर्न अगर आपका स्ट्रिंग है या बुलियन है तो सो एंड सो। ठीक, तो ये आपका रिटर्न करेगा। अगर आपने रिटर्न टाइप डाला हुआ है तो ये आपका रिटर्न कर देगा वैल्यू। ये आपका बहुत ज्यादा काम आता है यूजिंग रिकर्जन, जो कि आपका इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? क्लास का नेम होगा पर इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ज्यादातर यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए आपके प्रोग्राम में। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड मेथड। भाई मेथड का, जैसा मैंने कहा, मेथड का एक रिटर्न टाइप होगा और कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। लाइब्रेरी क्लासेस, ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जब आप प्रिपेयर करते हैं अपने थ्योरी पोर्शन के लिए। इंट्रोडक्शन टू रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ रैपर क्लासेस एंड देयर यूजेज विद रिस्पेक्ट टू न्यूमेरिक कैरेक्टर डेटा टाइप्स, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन रैपर क्लास। देखिए रैपर क्लास क्या होता है? रैपर क्लास होता है कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कराना है, अब सपोज करिए आपने इंट नाम का वेरिएबल लिया, तो अगर आपने इंट नाम का, सपोज यहां पे मैं लिख देता हूं, अगर आपने कुछ इंट नाम का वेरिएबल लिया इंट ए, ठीक है, आपने इंट नाम का वेरिएबल लिया इंट ए, अब इसको आपको काम कराना है थ्रू एन ऑब्जेक्ट, आपने इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू काम कराया, तो ये हम और आप देख सकते हैं ना कि ये इंट ए है, इसने ऑब्जेक्ट के थ्रू काम किया। जब वैल्यू कंप्यूटर के पास जाएगी तो वो क्या बोलता है? तो वो बोलता है कि ये जो इंट ए है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो, ताकि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो समझ पाए जब वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, इसी तरह डबल होता है, डबल आपने कुछ ले लिया डबल ए, तो कंप्यूटर बोलेगा कि भाई इसको बॉक्स करो, इसको डबल में बॉक्स करो, इसी को कहते हैं बॉक्सिंग। ठीक है, अभी दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सा? एक होती है ऑटो बॉक्सिंग और एक होती है अनबॉक्सिंग। जब आप किसी भी, यहां पे लिखा हुआ ना ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग, देखिए इसका डेफिनेशन पूछ सकता है, प्लस इसको आपके 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ठीक है, ऑटो बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक्ड है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर समझाने के आपको छोटे से जल्दी से एक ट्राई करता हूं, कहीं पे अगर स्पेस हो। ठीक है, ठीक, देखिए जब आप इंट ए को ऑब्जेक्ट के लिए इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं,
इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग, इसको कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। और जब यही रिवर्स हो जाता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं अनबॉक्सिंग। देखिए, आप कहीं पे सामान भेज रहे हैं किसी को, आप सपोज करिए आप सामान भेज रहे हैं किसी को, इंट ए नाम है उस सामान का, अब आप उसको किसी ऑब्जेक्ट को भेज रहे हो तो आप उसको बॉक्स करके भेजोगे ना, तो इसी को कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग, कि आप उसको बॉक्स करके भेज रहे हो। और जब कहीं से सामान रिसीव कर रहे हो तो क्या करोगे, तो आप उसको अनबॉक्स करोगे, तो इसको कहते हैं अनबॉक्सिंग। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। ओके, अनबॉक्सिंग क्लास एज अ कॉम्पोजिट टाइप, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड कॉम्पोजिट डेटा टाइप। देखिए, फिर डेटा टाइप की बात हो रही है यहां पे। देखिए, ये आपका बहुत ही थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं जो कि आपके डेफिनेशन में पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जब स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करेंगे तो इसमें कई सारे, ये देखिए, ये आपको ये जो आपको स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, ये जो प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं कुछ जावा के अंदर, ये इससे आपको बिल्कुल भी परहेज नहीं करना है कि आप इसको छोड़ के चले जाएंगे और आप वहां सोचेंगे कि मैं कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ये अगर चीजें आप छोड़ देते हैं, अगर आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं, मैं कह रहा हूं अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास इतना जेन्युइन टाइम है कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कोई बच्चा, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं फेल हो जाऊंगा या मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए इतना सफिशिएंट टाइम है कि अगर वो कुछ चीजें देख ले, जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीजें जो मार्क करके लाया हूं, उनको अगर देख ले तो उसके पास अच्छे और डिसेंट मार्क्स करने के, स्कोर करने के चांसेस बहुत अच्छे से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके पास है द फॉलोइंग मेथड्स आर टू बी कवर्ड। ये मेथड्स हैं कुछ जिनके थ्रू आप कोई भी काम बहुत इजीली करा सकते हो। अब सपोज करो आपको क्वेश्चन में पूछ लिया कि आप ये बताओ कि बुलियन इज लेटर और डिजिट। आपको कोई बुलियन दिया, मतलब ये आपको रिटर्न करना है कि ट्रू या फॉल्स। तो बुलियन आपका पहले तो क्या हो गया, ट्रू या फॉल्स, फिर रिटर्न टाइप हो गया आपका। ठीक है, इज लेटर और डिजिट कैरेक्टर CH। अब आपको ये यहां पे पता करके बता देगा कि क्या ये कैरेक्टर है, ये जो आप डिजिट पास किए हो, क्या ये कैरेक्टर है और ये डिजिट है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ठीक है, हम लोग इनकैप्सुलेशन को अच्छे से देखेंगे। देखिए, आपके क्लास 9th और 10th में कुछ चीजें होंगी आपके पास, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और इनकैप्सुलेशन। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन का अगर एक चैप्टर अलग से दिया हुआ है तो आपके पास भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई मुझे ये देख के जाना है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड इट्स स्कोप एंड विजिबिलिटी। अब इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देखिए, जब आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अब आपने कोई, अब मैं ICSE की बात नहीं कर रहा कि आप अपने क्लास में बैठ के और कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है। कोई आप ऐसे, आपने सोचा कि कोई गूगल ने प्रोग्राम लिखा, सपोज गूगल ने कोई प्रोग्राम लिखा, अब उसकी कई सारी राइवल कंपनीज है, आप नहीं चाहते कि माइक्रोसॉफ्ट के पास वो कुछ उसकी इंटरनल डिटेल्स जाएं उस प्रोग्राम की, तो आप क्या करते हो, उसको इनकैप्सुलेट कर देते हो। हालांकि ये सिर्फ चोरी होने से बचाने के लिए जरूरी नहीं है, कई सारी चीजें आप ऑब्जेक्ट और फंक्शन को भी इनकैप्सुलेट करते हो अपने क्लासेस में। ठीक है, तो आप इनकैप्सुलेशन वहां यूज करते हो ताकि आपकी चीजें इकट्ठा होकर और संजो कर रखाई जा सके। एक्सेस स्पेसिफायर एंड इट्स स्कोप एंड विजिबिलिटी। Access specifiers like primitive, protected, public, visibility rules for private, protected and public, and scope of variables। देखिए, यहाँ मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए, जो भी चीज प्राइवेट होगी, अगर आपकी कोई प्राइवेट चीज है तो कौन ओन करेगा। यहाँ पे जब भी मैं आपकी बात करूं तो आप एक ह्यूमन है, ह्यूमन क्लास, आपकी ह्यूमन क्लास हो गई, आपका ऑब्जेक्ट, आपका जो भी नाम हो। सपोज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा क्लास हो गया ह्यूमन, मैं अपना नाम सपोज करिए ले लेता हूं XYZ, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, और मैं उसके थ्रू कुछ भी काम करूं तो वो मेरा फंक्शन हो गया। अब मेरी प्राइवेट चीज कौन काम करेगा, मेरे प्राइवेट, सपोज करिए मैं कोई कंपनी ओन करता हूं प्राइवेट, तो उसमें कौन काम करेगा, मैं काम करूंगा। तो उसमें जो भी जितने भी वर्कर होंगे वो मेरे अलावा कोई नहीं यूज कर पाएगा। हाँ, अगर मेरा कोई कलीग है या फिर किसी ने मुझसे परमिशन ली है तो वो यूज कर सकता है, अगर मेरी परमिशन है तो। ठीक है, प्रोटेक्टेड। देखिए, प्रोटेक्टेड क्या होता है, जब आप बड़ी सी कोई प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसके अंदर आप सब क्लासेस बनाते हो। ठीक है, अब वो सब क्लासेस जब आप बनाते हो तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपकी प्रीवियस क्लास है उससे कुछ चीजें मंगानी पड़ती हैं। अब जैसे आप अपने पापा के घर पे जाओ, या अपने पापा के घर पे रहते हो क्या, सॉरी, अगर आप अपने पापा के शॉप पे जाओ
या फिर आपके पापा जहां काम करते हैं वहां जाओ। तो आप सबकी डेस्क में नहीं सामान ले सकते, लेकिन आप अपने पापा के डेस्क पे या फिर जो पापा यूज कर रहे हैं, पेन यूज कर रहे हैं, आप उनसे मांग सकते हो, लेकिन आप सबके डेस्क पे तो जाके पेन नहीं मांगोगे। तो इसी तरीके जो प्रोटेक्टेड होता है वहां से आप वैल्यूज, वहां से आप वेरिएबल्स यूज कर सकते हो, लेकिन आप सब में से यूज नहीं कर सकते। फिर आता है पब्लिक। भाई पब्लिक, अब ट्रेन पब्लिक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उसमें कोई भी जा रहा है, कुछ भी आप किसी से भी बात कर लेते हो, या फिर कुछ भी आप चले जाते हो, आपसे कोई पूछता नहीं है कि आपको कहां जाना है। हाँ, तो क्लास वेरिएबल्स, इंस्टेंट वेरिएबल्स, आर्गुमेंट वेरिएबल्स एंड लोकल वेरिएबल्स। तो ये आपको डेफिनेशंस बहुत जरूरी है सब देखना, क्योंकि ये आपके डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई इन दोनों पे। ये दोनों खासकर देखिए, अगर आप वो बच्चे हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनसे प्रोग्रामिंग हो तो जाती है, पर उन्होंने किसी कारणवश अपना जो इंपॉर्टेंट टाइम था वो नहीं दे पाए, या फिर कुछ कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है वो नहीं कर पाते। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम ना होने के कारण, या फिर आपको प्रोग्रामिंग समझ में आती है पर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाए इतना, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि, और हाँ खासकर वो बच्चे जो कि प्रोग्रामिंग समझते हैं उनसे एकदम छूट जाए, भाई किसी तरह बस 10th पास हो, हमसे कंप्यूटर छूटे, हम कॉमर्स लें या फिर हम कुछ भी और दूसरे फील्ड में जाएं, हम हिंदी लें, हमसे ये छूटे। तो उनके लिए ये दोनों जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये सिर्फ चैप्टर भी पढ़ लेते हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वहां से मिल जाती है कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा और प्रोग्राम को हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ एन एरे। अब एरे क्या होता है? एरे एक कह सकते हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। एरे एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे ट्रेन का कंपार्टमेंट आपने देखा होगा। ट्रेन का कंपार्टमेंट ऐसा होता है कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ जुड़ा होता है ट्रेन का कंपार्टमेंट, और बीच में ऐसे कनेक्टेड होता है आपके आने जाने के लिए, बीच में ऐसे कनेक्टेड होता है आने जाने। सेम गोज विथ एरे। अब पहले क्या होता था, पहले आपने एक डिजिट ली, फिर कहीं पे एक वेरिएबल में एक डिजिट ली, फिर कहीं एक वेरिएबल में एक डिजिट ली, तो क्या होता था, आपका मेमोरी बहुत भरा जाता था और आपका रन टाइम जो है वो ज्यादा हो जाता था। तो देखिए, जो मशीन की एफिशिएंसी वो ऐसे चेक की जाती है कि आपका प्रोग्राम जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। भाई आप तो नहीं चाहोगे कि आपका 1 घंटे में आपने कोई प्रोग्राम लिखा कि a = b या फिर a+b, तो 1 घंटा लगा रहा है करने में। तो इसीलिए आपका पहली बात तो आपका मेमोरी कम करने के लिए, दूसरा आपका रन टाइम कम करने के लिए वो हम लोगों ने एरे बनाया, जो कि हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो ये एरे एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है जिसमें लीनियरली कुछ चीजें अरेंज होती हैं ऐसे। हाँ, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेप्टिंग डेटा ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे। अब यहाँ पे आप थोड़ी अब इसको मैं कहूंगा आपको बुक जरूर पढ़ के जाएं। देखिए, आप अगर ऐसा सोचेंगे कि कहीं भी सिर्फ मैं तरुण सर की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप किसी भी टीचर पे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ऐसा डिपेंडेंट मत हो जाए कि आपको 100% उस 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, 2 घंटे के वीडियो लेक्चर से मिल ही जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर बुक्स बनना बंद हो जाती। देखिए, आप बुक्स में से कई सारी ऐसी चीजें होती है जो राइटर वहां पे लिखता है ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़े। ठीक है, तो आपको बुक्स जरूर पढ़ के जानी है इस चीजों में, एरे में और स्ट्रिंग हैंडलिंग में बुक जरूर पढ़नी है आपको। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस प्रोग्रामिंग में आपका बहुत बड़ा हिस्सा, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे बाद में। ठीक है, तो एरेज एंड देयर यूजेस, सॉर्टिंग ए टेक्निक, बबल सॉर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको करना ही करना है अगर आपको एक डिसेंट मार्क्स चाहिए। ठीक है, सर्च टेक्निक्स, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, ये हम देख लेंगे अभी जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे। एंड एरे एज अ कॉम्पोजिट टाइप, लेंथ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन वगैरह आपको थोड़ा सा इसका पढ़ लेना है कि कैसे इनिशियलाइज होता है, बाकी हम इसको प्रोग्राम में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्ट्रिंग हैंडलिंग। देखिए, स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि कई सारे कैरेक्टर को जब आप कॉन्कैटिनेट कर देते हो, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा नाम है आशीष, तो यहां पे मैंने a प्लस, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली बात तो आपका, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक कैरेक्टर लेंगे, a प्लस s। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, पर उसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने कैरेक्टर्स लिए और इन कैरेक्टर्स को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। कई सारे कैरेक्टर्स को जब आप कॉन्कैटिनेट करके एक कुछ बनाते हो जो कि एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में बनता है, उसे उस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को या फिर कंपोजिट डेटा टाइप को हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। ओके, ठीक है, स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग एज अ क्लास, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग क्लास मेथड्स, स्ट्रिंग एरे। देखिए, अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है स्ट्रिंग की, तो ये सब आपके लिए बहुत ही आसान चीजें, इनकी सिर्फ आप डेफिनेशन पढ़ के आगे बढ़ सकते हो। बेसिकली स्ट्रिंग में आपको कहां मेहनत करनी है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए,
स्ट्रिंग पूरा पूरा थ्योरेटिकल बेस्ड चीज है, इसमें आपको कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें बस आपको बुक का उठा के और प्रोग्राम में चेप देना होता है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं होती, अनलाइक एरे में आपको कुछ चीजें अपने से दिमाग लगा के सीखनी होती है, और इंटीजर में तो जो कि नंबर बेस्ड प्रोग्राम आते हैं उसमें तो काफी ज्यादा आपका दिमाग लगता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग क्लास, ये सब हो गया। आपको अब देखना क्या है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, और इसके एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो मैं बता सकता हूं कि आपका प्रोग्रामिंग का एक बहुत मेजर हिस्सा जो आपके 60 मार्क्स की प्रोग्रामिंग आने वाली है, उसमें जो 60 मार्क्स की प्रोग्रामिंग है, 60 मार्क्स की प्रोग्रामिंग में, ठीक है, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन स्ट्रिंग से जरूर होंगे। 1 या 2 क्वेश्चन का मतलब है कि 15 टू 30 मार्क्स आपके पक्का से स्ट्रिंग पे है। तो आपको स्ट्रिंग के ये सब तो देख के ही जाने हैं, ये सब तो आपको देख के ही जाने हैं। कुछ चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको कैरेक्टर एट आई, देखिए क्या होता है, जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि उसके लिए ए एंड ए दोनों डिफरेंट है। तो मान लीजिए आपको ये आपने सोचा कि अरे वहां पे जाके हम याद कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप कैर एट ए को या फिर कैर एट आई को आपने सोचा कि अरे वहां पे जाके लिख लेंगे, आपने गलती से लिख के आ गया ये कैर एट ए, ये जो कैर एट ए का सी है, इसने सिर्फ आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ इसे बड़ा कर दिया। क्या होगा, जावा इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, जावा केस सेंसिटिव होता है, जावा इसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो जावा को, अगर आपको जावा को अच्छे से हैंडल करना है तो आपको केस सेंसिटिविटी भी अपने हाथ में रखनी होगी। तो इसीलिए आपको स्ट्रिंग टू अपर, इंट लेंथ, देखिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे इंट लेंथ, पक्का आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंट लेंथ आता ही है, कैर एट ये आता ही है, इंडेक्स ऑफ ये अगर आपके एरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, सबस्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेट, बुलियन इक्वल्स टू, हाँ ये ट्रिम, ये सब काफी इंपॉर्टेंट आपके हैं, ठीक है। हाँ ओके, तो ये है, ये हो गया आपका सारा जितना भी स्ट्रिंग रिप्लेस, तो इतना नहीं पूछता, ठीक है। पर आप देख लीजिएगा एक बार, प्रोग्राम्स इन्वॉल्विंग डेटा मेंबर्स मेथड इन्वोकिंग द मेथड्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ओके। कंस्ट्रक्टर्स, प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, आपका ये जितना भी है ये प्रोग्रामिंग का डिटेल है, इसे हम लोग प्रोग्रामिंग में डील करेंगे। देखिए हाँ, बहुत अच्छा चीज है ये। सिलेबस में आपको देखिए, आप सिलेबस एक बार गो थ्रू होंगे ना तो आपको एक अच्छे से एक ओवरव्यू मिल जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग द डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक लोकल इंस्टेंट आर्ग्यूमेंट, प्राइवेट पब्लिक क्लास। अब देखिए मैंने वहां पे पहले ही आपको कहा था कि आपको एक्सेस स्पेसिफायर अच्छे से आना चाहिए, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, ये सब कुछ बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टैटिक नॉन स्टैटिक से भी आप कुछ चीजें समझ जाएंगे, जैसे लोकल वेरिएबल, और जैसे कि स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी होते हैं, उसको भी आप अच्छे से समझ जाएंगे। Outputs based on all the methods mentioned in the scope of the syllabus. Programs to check whether a given character is an upper, देखिए मैंने कहा था वहां पे आपको अपर केस डिजिट और इसका बहुत इंपॉर्टेंट आपको आना ही चाहिए, कुछ भी करके आप उसको तो, और उसका एग्जांपल जो बुक में दिए हुए हैं आपके, उसको तो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, एक बार गो थ्रू करिए, आप अपनी बुक बंद करिए और उसको एक बार राइट डाउन करिए अपने पेपर में, एक फाइल बनाइए, उसमें लिखिए। 2 दिन के अंदर आपको कम से कम इसको 3-4 बार अपने दिमाग में बैठा लेना है, कि वहां आपको सोचना ना पड़े कि मैंने भाई क्या याद किया था, ओके। फिर उसके बाद एरेज प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ एरे। देखिए अगर आपने कुछ क्रिएट किया, अगर आप उसको निकाल ही नहीं पा रहे हो तो आपका किस काम का, तो आप प्रोग्राम, आपने एरे बनाया तो उसको आपको देखना है कि एरे में आप उसको निकाल सकते हो कि नहीं, ठीक है। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द सॉर्टिंग टेक्निक्स, देखिए बबल सॉर्ट वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, ये हम लोग देखेंगे एक बार प्रोग्राम में। प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन सर्च टेक्निक्स मेंशन्ड इन द स्कोप ऑफ द सिलेबस, programs based on the search technique mentioned in the scope of the syllabus, okay। स्ट्रिंग हैंडलिंग, भाई स्ट्रिंग का आपने अगर बेसिक आप जान गए कि आपको कहां पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, तो स्ट्रिंग इज नथिंग। मैं कह रहा हूं आपको बार बार, स्ट्रिंग आप जरूर करिए, अपने थोड़ा आप अपना टाइम निकालिए बुक के लिए, और बुक में से 4-5 एग्जाम्पल, बस 4-5 एग्जाम्पल एक बार गो थ्रू होइए, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उसकी। फिर उसके बाद पैलिंड्रोम स्ट्रिंग, पिग लैटिन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग, ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग हो गया, ओके। टाइम अलाउड 2 आवर्स, 15 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मैंने कहा आपको 15 मिनट में टिक कर लेना है। अगर देखिए आपका एग्जामिनर आपको नहीं बोल रहा है कि आप टिक करिए, क्योंकि बहुत सारे चीटिंग के रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस हो सकते हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड उस टाइम पे हो सकता है, वो कहे कि आप चीटिंग कर रहे हैं। तो आप एक काम करिए, आप उसका एक बेसिक ओवरव्यू लिख लीजिए कि हाँ भाई ये आता है, हाँ आता है, अच्छे से आता है, जो नहीं आता उसको आप छोड़ दीजिए उस टाइम के लिए, ठीक है।
जिससे कि आप जब पेपर लिख रहे होंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। ओके, सेक्शन ए, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, आपको इसमें सारे करने हैं। सेक्शन बी में आपको कुछ चॉइसेस होती हैं। देखिए आपका एमसीक्यू इस बार क्या हुआ है, एमसीक्यू के ज्यादा वेटेज है। पहले क्या होता था कि आपको डेफिनेशन और इन सब में ज्यादा, पहले एमसीक्यू नहीं आता था, तो आपका इस बार ज्यादा वेटेज है एमसीक्यू में। ओके, चलिए देखते हैं। चूज द करेक्ट आंसर्स एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। देखिए पहला ही क्या आ गया, पहले ही आपका क्लास और जो आपका क्लास 9th का थोड़ा एक बेसिक ओवरव्यू है, एक स्ट्रक्चर है, वो आ गया। तो क्या होगा इसका आंसर? भाई हमें पता है कि रैपिंग ऑफ डेटा एंड मेथड्स टुगेदर है। देखिए मैंने क्या कहा था, पहली बात तो 9th एंड 10th का आया, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पहली बात तो 9th और 10th का आया। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन सब में थी, लेकिन आपका इनकैप्सुलेशन का एक अलग से चैप्टर दिया हुआ है क्लास 10th में। इसका मतलब आपका इनकैप्सुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं स्पेसिमेन पेपर में काउंसिल ने भी दिखा दिया कि इनकैप्सुलेशन आपका पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ है स्पेसिमेन पेपर में। तो इनकैप्सुलेशन, द डेटा टाइप विच इज स्पेसिफाइड दैट द मेथड डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो क्या वैल्यू कहां, कौन सा ऐसा डेटा टाइप होता है? तो डेटा टाइप में सबसे ज्यादा हम लोग को पता है कि डेटा टाइप होता है वॉइड। अब देखिए देखिए वॉइड यहां पे भी दिया हुआ है, वॉइड यहां पे भी दिया हुआ है। यहां पे केस सेंसिटिव लग जाता है। पहली बात वो प्री डिफाइंड, वो एक जावा के अंदर पैकेज में ही आता है वॉइड, वॉइड पैकेज का हिस्सा है। तो आप ये नहीं यूज कर सकते, आप ये भी नहीं यूज कर सकते, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही सिर्फ है जो स्मॉल लेटर में वॉइड लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। द लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपके ऑपरेटर और एक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। स्कैनर क्लास इज अ, देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आपका ये आ गया। मैथ डॉट पाओ, ये सब भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट, आपके एक एक क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जब एक बार गो थ्रू होंगे तो इसको जरूर देखिएगा। यहां पे दिया हुआ है मैथ, ठीक है, इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। मैथ डॉट पाओ, देखिए मैथ डॉट पाओ, मैथ डॉट पाओ 6 to 5। देखिए यहां पे जब भी आपको कुछ ऐसा लगे ना कि भाई न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कुछ दिया हुआ है, तो आके बेसिक क्लास 10th के मैथ से ज्यादा कुछ नहीं होता। आईसीएससी क्लास 10th एक ऐसा कंप्यूटर का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको अगर बेसिक मैथ नहीं आती तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपको बेसिक मैथ थोड़ी भी आती है, अगर आप डिसेंट बच्चे हैं, तो आपके लिए कोई भी आईसीएससी का ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा जिसको आप कर ना पाए। देखिए 6 to 5 है, 6 to 5 का मतलब क्या हो गया? 6 to 5 यानी कि आपका ये बेस पे रहेगा और क्या दिया हुआ है? हाफ। इसका मतलब हो गया कि हमको 6 to 5 का स्क्वायर रूट लेना है, और मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट भी ये होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, तो 20, तो यहां पे इसका वैल्यू आ जाएगा शायद 25 और मैथ डॉट इसका आ जाएगा +12। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 37.0, यस 35.0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35.0। द करेक्ट इफ स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, देखिए इफ एंड एल्स ये आपका प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, ये आपको जरूर करके जाना है। देखिए यहां पे कर देते हैं हम लोग फिर भी। टर्नरी ऑपरेशन इज, ओके, यहां पे बोल रहा है कि आपको प्रिंट करना है, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रिंट करेगा। देखिए रिटर्न, यहां पे रिटर्न कर रहा है तो ये तो प्रिंट करेगा नहीं, यहां पे भी रिटर्न कर रहा है। देखिए यही मैं बता रहा था, ये रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप इसका बुलियन है, तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू या फॉल्स को, ये इसका रिटर्न टाइप हो गया। तो देखिए ये भी नहीं करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर है, क्योंकि यही एक इकलौता है जो कि प्रिंट कर रहा है। यहां पे पूछ रहा है ना कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये ट्रू या फॉल्स कौन प्रिंट करेगा, तो ये प्रिंट करेगा भाई, क्योंकि इसमें प्रिंट का स्टेटमेंट दिया हुआ है। ओके, मल्टीपल ब्रांचिंग फॉर स्टेटमेंट ऑफ जावा इज, देखिए आपका प्रोग्रामिंग का फिर से आ गया। ओके, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसका स्विच इसका आंसर है। द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय द कांस्टेंट 45 आर, नंबर ऑफ बाइट्स। देखिए ये आपका एक कह सकते हैं कि डेटा टाइप से होगा, क्योंकि इंटीजर जो है वो कितना वैल्यू स्टोर करता है, 4 बाइट्स स्टोर करता है। तो 45 इंटीजर है तो वो 4 बाइट्स में आएगा। डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, ये तो आप क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ओके, फॉर k इज इक्वल्स टू 1, k इज लेस देन इक्वल टू 2, k++। ठीक है, ये सब तो आप देख लेंगे, ये बेसिक आपका मैथ है। देखिए अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसमें हाउ मेनी टाइम्स द इनर लूप इज एक्सिक्यूटेड, इनर लूप इसकी बात कर रहा है, नीचे वाले जो लूप है, ये जो नीचे वाला लूप है, ये जो अंदर है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि एक लूप, सपोज करिए यहां पे कोई लूप है फॉर इंट इज इक्वल्स टू i, ठीक है, i इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। ये मैं एक कोई बेसिक आपको बता रहा हूं कि ये आपका अगर स्टेटमेंट है i++, ठीक है, ये अगर आपका बेसिक कंडीशन है और इसके अंदर मैंने एक और लूप लगा दिया, तो ये लूप
आपका इनर लूप हो गया, जो भी ये लूप रहेगा, फॉर ये आपका इनर लूप हो गया और ये आपका आउटर लूप हो गया, ठीक है। तो ये दोनों साथ में एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, तो ये इसका पूछा कि कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो ये 1 से चालू होकर 4 तक जा रहा है, तो 4, और ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर भी, तो ये 1 से चालू होकर 2 तक जा रहा है, तो 8 टाइम, हाँ देखिए 8 दिया हुआ है, 8 टाइम्स होगा। ओके, अ मेथड विद द सेम नेम ऑफ द क्लास एंड विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। तो भाई एक याद करिए, हम लोग ने क्या पढ़ा था, कौन सा ऐसा मेथड होता है, यहां पे हमने पढ़ा कि मेथड है नो रिटर्न टाइप, याद आ गया आपको, कंस्ट्रक्टर से ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बहुत अच्छी चीज है, मैं सिलेबस में बताना भूल गया था। देखिए, आपको अगर आईसीएससी आप गो थ्रू करेंगे तो आईसीएससी हमेशा आपको आस्की के ऊपर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्की अगर आपको नहीं आती तो आपके कई सारे ऐसे जगह पे पॉइंट्स कट जाएंगे ना, जहां पे आपको भाई आप पूरा स्कोर कर सकते थे, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन आस्की वाले पेज को आपने हटा दिया, भाई ये कौन पूछेगा। आईसीएससी वहीं पे आपके साथ मजाक कर देगा, आप बोलेगा कि भाई हम पूछेंगे, और वो आस्की दे देगा आपको करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इंट रेस इज इक्वल्स टू ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेस। यहाँ पे पूछ रहा है कि रेस की वैल्यू क्या है, पर रेस डिपेंडेंट है किस पे, रेस डिपेंडेंट है ए पे, तो ये पूछ रहा है कि ए की क्या वैल्यू है। अब आपको पता, अगर आपने थोड़ा भी आस्की कोड पढ़ा है, तो कैपिटल ए से कैपिटल जी तक की वैल्यू होती है, 65 to 90 तक की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए की क्या वैल्यू होगी भाई, तो यहाँ पे बोला हुआ है क्या ए की वैल्यू ए होगी। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे हाँ भाई ए की वैल्यू ए होगी, क्योंकि वो तो स्ट्रिंग पढ़ लिए हैं या फिर वो तो कैरेक्टर पढ़ लिए, बोलेंगे ए की वैल्यू ए होगी, नंबर कहां से आ गया इसमें, ऐसा नहीं है। ए की वैल्यू होगी 65, यहाँ पे ए की वैल्यू होगी 65, क्योंकि इसका आस्की जो होता है वो 65 होता है, ठीक है। आस्की आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। द स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन सिंगल लाइन स्टेटमेंट, ठीक है, इसका तो आपको पता ही होगा कि कमेंट होता है। द मेथड टू चेक इफ अ कैरेक्टर, देखिए यहाँ पे आ गया आपका जो मैंने आपसे बताया था कि आपको पढ़ के जाना है, यहाँ पे आपका पूछ लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ये जो है हमने यहाँ पे डील किया हुआ था। हाँ, लाइब्रेरी क्लासेस में हमने डील किया हुआ था कि बुलियन इज डिजिट और बुलियन इज लेटर। बुलियन इज डिजिट और लेटर हमने लाइब्रेरी क्लासेस में देखा हुआ था, वही सेम क्वेश्चन वहां पे उसमें पूछा है। देख रहे हैं कैसे कैसे हम लोग एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ना, एक बार अगर हम लोग सिलेबस से, तो हमारे कई सारी चीजें अपने आप दिमाग में आने लगती हैं। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप भी लेके बैठिए अपना जो भी स्पेसिमेन पेपर है, जो भी सिलेबस है, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। डबल, ठीक है, ये सब तो आपको क्लास 9th का जब आप बेसिक पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझा दिया जाएगा। आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन डॉट स्ट्रिंग टू बेसिक, ओके ठीक है। यहां पे आपका एक छोटा सा कंसेप्ट मैं क्लियर कर देता हूं। ओके, देखिए, द आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन डॉट सब स्ट्रिंग, देखिए ये एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, ये एक स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, स्ट्रिंग आपने पढ़ी। अब आपको लगा कि भाई ये क्या पूछ रहा है, द आउटपुट ऑफ द मेथड डिटर्मिनेशन डॉट सब स्ट्रिंग, इस मेथड का आउटपुट क्या होगा। तो ये बोल रहा है कि 2 से 6 तक जो सबस्ट्रिंग है उसको निकाल के मुझे दे दो, जो 2 से 6 तक की सबस्ट्रिंग है उसको मुझे निकाल के दे दो। तो अगर आपको पता होगा तो आप ये जानेंगे कि ये ये जो स्ट्रिंग है इसका इंडेक्स जब चालू होगा ना, जब आप एरे पढ़ेंगे तो वहां पे आपका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है इंडेक्स। भले ही आपकी कोई वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 5 6, पर इसका इंडेक्स कैसे चालू होगा, इस चीज का इंडेक्स कैसे चालू होगा, ये आपकी वैल्यू दी हुई है, पर इसका इंडेक्स कैसे चालू होगा 0 1 2 3 4 5। जब इसको कंप्यूटर असाइन करेगा अपने अंदर मेमोरी, तो इसको कहां से चालू करेगा, इसको चालू करेगा 0 से। सेम गोज विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कहां से असाइन करेगा 0 से। तो ये पूछ रहा है, और सब स्ट्रिंग की एक कैरेक्टर होता है कि ये जहां से आपका दिया हुआ है 2 से, और ये जहां से लास्ट होता है लास्ट -1, यानी कि 5 तक जाएगा। ओके, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 यहां पे हमें दिख रहा है, 2 एंड 5, तो यहां पे टर्म, ओके जैसा कि दिया हुआ है, सॉरी ये कट लग गया, कट नहीं लगना, टर्म, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ बेसिक चीजें जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेसिक मैथ दी हुई है, ये बेसिक मैथ अगर आप कर लेंगे तो आपको हो जाएगा। द एरे इंट ऑक्यूपाइज कितना 40 बाइट, क्योंकि
एक इंट में अगर 4 है तो भाई 10 में कितना होगा, 40 होगा। आगे चलते हैं। नेम द टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैथ डॉट स्क्वायर रूट 24 माइनस, ओके 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 ओके, ठीक है। यहाँ पे एक बढ़िया चीज है, यहाँ पे आपका रिवाइज हो जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। देखिए नेम द टाइप ऑफ एरर, ये देखिए आपका आखिरी में आएगा। यही सब आपका मार्क्स स्कोरिंग है भाई। आपको आपके टॉपर से क्या अलग बताता है, आपके टॉपर को वो सब बेसिक चीजें उनकी क्लियर है, अब वो थोड़ी एडवांस में शिफ्ट हो जाते हैं। देखिए उससे पूछा नेम द टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैथ डॉट स्क्वायर रूट 24, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 24 माइनस 25, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसके अंदर का वैल्यू आएगा, इसके अंदर आएगा -1। अब भाई -1 का अगर आप कोई वैल्यू निकालोगे, -1 का कोई वैल्यू निकालोगे, -1 का आपने वैल्यू निकाला तो क्या ये क्या सिंटेक्स एरर लग रहा है आपको, यहाँ पे कोई सिंटेक्स का एरर है नहीं, ये मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऐसे ही यूज होता है। मैथ रन टाइम एरर है क्या, रन टाइम में आपको एरर आएगा, नहीं रन टाइम में कोई एरर नहीं आएगा। देखिए भाई अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, आपने बेसिक मैथ पढ़ी हुई है क्लास 10 तक, तो आपको पता होगा कि ये कोई रियल नंबर नहीं है, ये कोई रियल नंबर नहीं है। तो क्या यहाँ पे एरर तो शो करेगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या होगा आपका लॉजिकल एरर, यहाँ पे लॉजिकल एरर आएगा, यहाँ पे लॉजिकल एरर आएगा, यहाँ पे लॉजिकल एरर आएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये आपके क्वेश्चन हो गए सारे, एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के हो गए। आगे बढ़ते हैं। इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन, देखिए ये सब आपके एक्सप्रेशन के क्वेश्चन है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे करा के दिखाना चाहूँ तो मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ कराना चाहूंगा, जिससे आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए और ज्यादा टाइम भी ना वेस्ट हो आपका। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा करते हैं। देखिए अगर आपको ये दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जी प्लस, थोड़ा सा करेंगे हम लोग ए प्लस माइनस 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 बी, और फिर यहां पे हम लोग कर लेते हैं प्लस, यहां पे हम लोग ने पहले बाद में लिया था तो यहां पे पहले ले लेते हैं ए प्लस प्लस। तो यहां पे मैं आपको बेसिक एक चीज बता देता हूं, जब आपको दिया हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है अगर इसमें कहीं भी दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कि z इज इक्वल्स टू z प्लस ए, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देता है। ठीक है बहुत बढ़िया। ये आपका ऐसे लिख देता है। ओके तो यहां पे लिखा हुआ है कि वेयर a इज इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू क्या दी हुई है 10 दी हुई है, b की वैल्यू 5 दी हुई है और z की वैल्यू 10 दी हुई है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपके मार्क्स बढ़ाने वाले क्वेश्चन है, ये फ्री के क्वेश्चन आप समझ लिया करिए कि ये सब है। तो यहां पे आप इसको एक्सपैंड करके लिख लीजिए ताकि आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाए, एक बार एक समझ पाए। तो z इज इक्वल्स टू z प्लस a प्लस प्लस माइनस 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 बी। ठीक है इतना हम लोग पहले करके देखते हैं। तो यहां पे z की वैल्यू कितनी दी हुई है 10 दी हुई है। ठीक है तो 10 एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि यहां पे कोई भी ना ही तो पहले हम लोगों की कोई ऑपरेटर है ना कि बाद में कोई ऑपरेटर है। ठीक है फिर इसके बाद प्लस और उसके बाद a की वैल्यू देखिए यहां पे प्लस प्लस जो है ये बाद में है, यानी कि ये a की वैल्यू एज इट इज कॉपी कर लेगा, a की वैल्यू जो है ये एज इट इज कॉपी करके यहां पे 10 डालेगा और फिर इसकी वैल्यू को यहां से 10 काट के यहां पे 11 कर देगा। एक बार अगर ये एग्जीक्यूट हो गया तो ये एग्जीक्यूशन के बाद इसको 11 कर देगा। ठीक है 11 करने के बाद ये आगे गए, 11 करने के बाद ये आगे गए। उसके बाद यहां पे दिया हुआ है b की वैल्यू 5 है, पर ये b की वैल्यू 5 है पर यहां पे डिक्रीमेंट लिखा हुआ है। ठीक है ये पहले ही डिक्रीमेंट करने को कह रहा है कि भाई डिक्रीमेंट कर दो इसकी वैल्यू। तो अगर पहले दिया हुआ है तो ये 5 की वैल्यू पहले ही डिक्रीमेंट कर देगा एग्जीक्यूशन से, तो यहां पे 5 की यहां पे जो 5 वैल्यू है ये 4 हो जाएगी। अब यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहां पे इसकी वैल्यू 4 हो गई। ओके तो अगर हम लोग इतना सॉल्व करके देखें तो क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 20, सॉरी इसका वैल्यू आएगा 16, इसका वैल्यू आएगा 16, इसका वैल्यू आएगा 16। अगर हम लोग इतना सॉल्व करके देखें तो ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। इसको अगर आप और अपने बुक से देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके 2-3 सवाल आप लगा लेंगे तो आपको एक बढ़िया से ओवरव्यू मिल जाएगा इसका, अच्छे से आप डीपली इसको समझ पाओगे। ओके आगे बढ़ते हैं। ठीक है ये आपके क्वेश्चंस आ गए 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के। रीराइट द फॉलोइंग व्हाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। ठीक है यहां पे हम लोग इसको देख लेते हैं ताकि आपका एक फिर से लूपिंग का कंसेप्ट जिनको भाई बहुत समझ में नहीं आता उनका समझ में आने लगे उनको थोड़ा बहुत। रीराइट द फॉलोइंग व्हाइल लूप यूजिंग फॉर लूप। ठीक है दोनों ही क्या है, देखिए यहां पे और एक चीज है,
आपका एक एग्जिट कंट्रोल लूप होता है और एक एंट्री कंट्रोल लूप होता है। तो वाइल जो है उसको आप फॉर के साथ इंटरचेंज करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एंट्री लेवल एंट्री वो है एंट्री कंट्रोल्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। रीराइट द फॉलोइंग वाइल यूजिंग फॉर लूप।